हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 30 जुलाई और 31 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे सभी वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी है मणिपुर राज्य में। ये जो जल आपूर्ति परियोजना है ये जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत ही इसकी जो है परियोजना की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री जी ने। क्या है जल जीवन मिशन हर घर जल योजना? ये क्या है कि 2024 तक एक ऐसा लक्ष्य सेट किया है भारत सरकार ने कि प्रत्येक घरों में पाइप्ड वाटर, पीने योग्य पाइप्ड वाटर प्रत्येक घरों में पहुंचाया जा सके। इसका जो डेडलाइन है वो 2024 है, यानी 2024 तक प्रत्येक घरों में पीने योग्य पानी पाइप के थ्रू पहुंचाया जाना जल जीवन मिशन हर घर जल योजना का मेन लक्ष्य है। उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। जो मणिपुर की जल आपूर्ति परियोजना है इसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मणिपुर राज्य को 3000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये बीरेन सिंह हैं, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं और कैपिटल यानी कि राजधानी मणिपुर की इम्फाल है। देखिए, जो जल जीवन मिशन है इसके लिए जो बजट प्रेजेंट किया गया था फरवरी में 2020 फरवरी में, उसमें 11,500 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किया गया था, जिसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं किस राज्य को कितना दिया गया वो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करोगे। मैंने इसको कई बार रिपीट किया है। उड़ीसा को 812 करोड़ रुपए, बिहार को 1832 करोड़ रुपए, हरियाणा को 290 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है। साथ ही साथ मेघालय को 175 करोड़ रुपए, अरुणाचल प्रदेश को 225 करोड़ रुपए और असम को 1407 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं जल जीवन मिशन हर घर जल योजना की पूर्ति के लिए। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई भारत की पहली 7000 मेगावाट इकाई बन गई है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? अभी हाल ही में इसके पहले जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पे कुल 2 इकाइयाँ थी, इसकी 2 यूनिट कार्य करती थी। एक नई इकाई, एक नई यूनिट का अनावरण किया गया जो कि 700 मेगावाट की है और ये भारत की पहली 700 मेगावाट की इकाई बन गई। मतलब इतना ज़्यादा पावर का न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहीं पे भी अभी नहीं था। जो काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना है ये सूरत गुजरात में स्थित है। इस परियोजना को कौन चलाता है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस परियोजना को चलाती है और उसी ने ये अनाउंस भी किया कि जो तीसरी परियोजना है ये 700 मेगावाट इकाई की परियोजना है और ये भारत की पहली ऐसी परियोजना होगी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश कुमार शर्मा हैं और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कुछ और महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर प्लांट में बोल रहा हूँ और वो कहाँ पे भारत में स्थित है। एक तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये पालगढ़ महाराष्ट्र में है। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये तमिलनाडु में है। कायगा न्यूक्लियर प्लांट ये कर्नाटका, कायगा एक जगह का नाम है, उसी जगह के नाम पे ही पावर प्लांट का नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। कायगा कर्नाटका में स्थित है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम कुछ और है और ये है कहीं पे और, खास करके जो यूपी से बिलोंग करते हैं छात्र, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे स्थित है? अगर कोई यूपी का स्टूडेंट होगा तो गोरखपुर आंसर लगाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। और अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट करने के लिए कौन सा ऐसा पहला देश है पूरे विश्व का जिसने लाइसेंस इशू करना शुरू कर दिया है, यानी कि उनकी कुछ मानक है उस पर जो भी लाइसेंस लेना चाहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए वो ले सकता है। ऐसा देश है यूएई, यूनाइटेड
अरब अमीरात ये पहला ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस इशू करेगा। और भारत में जो मिसाइल पार्क है, एक मिसाइल पार्क का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। ये INS कलिंगा में इसका उद्घाटन किया गया, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात में है काकरापार। पावर एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के मंत्री राजकुमार सिंह के अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत की बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता अक्षय संसाधनों में कितना प्रतिशत होगी? देखिए, जो भारत बिजली उत्पादित करेगा उसका 60% रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली का उत्पादन करेगा। यानी 60, अगर भारत 60% रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा और 40% करेगा जो है अन्य से। देखिए क्या क्या है, किस किस सोर्स से, पहले तो ये जान लेते हैं किस किस सोर्स से बिजली का उत्पादन होता है। देखिए, कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, हाइड्रोलिटिक यानी कि पानी से बिजली का उत्पादन होता है, न्यूक्लियर से बिजली का उत्पादन होता है, सोलर, विंड, बायोगैस, इन सब से भी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो जो रिन्यूएबल सोर्स हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा और बायोगैस, इन सब से जो है 60% बिजली के उत्पादन होगा। टोटल का 60% जो है किससे होगा? ये अक्षय ऊर्जा से, अक्षय ऊर्जा संसाधनों पे निर्भर हो जाएगा भारत का बिजली 60% तक 2030 तक। ये बातें बोली हैं हमारे जो है पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री राजकुमार सिंह ने। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना टारगेट भी सेट किया है कि 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी से किया जाएगा। इस 175 गीगावाट में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन होगा, 60 गीगावाट विंड एनर्जी से लिया जाएगा, 10 गीगावाट बायो से और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट से 5 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये लक्ष्य है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2022 तक के लिए। और फिर अगर हम बात करें 2030, अभी देखिए 2030 तक 60% बिजली उत्पादित भारत करेगा अक्षय ऊर्जा से। तो भारत ने जो एक लक्ष्य सेट किया है 2030 तक का, उसमें 510, 175 गीगावाट 2022 तक और इसको बढ़ा के 510 गीगावाट का लक्ष्य भारत ने अपने लिए सेट किया है कि 510 गीगावाट भारत अक्षय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करेगा, जिसमें 450 रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से होगा और 60 होगा हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट से। ये हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट भी अक्षय ऊर्जा में ही आ जाता है। RK सिंह ने अभी कुछ दिन पहले ही पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्च किया था। यानी जिस क्षेत्र को जितनी बिजली की ज़रूरत है सिर्फ उतनी दी जाएगी और वहाँ की सरप्लस बिजली दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, दूसरे एरिया में ट्रांसमिट कर दी जाएगी। यही पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको भी हमारे पावर के मिनिस्टर जो हैं, ऊर्जा मंत्री जो हैं RK सिंह, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही इसको लॉन्च किया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने अक्षय ऊर्जा पथ शीर्षक वाली रिपोर्ट तैयार की और 2030 तक भारत में पवन और सौर एकीकरण का मॉडल। देखिए, एक संगठन है जिसका नाम इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उस संगठन ने अक्षय ऊर्जा पथ शीर्षक की रिपोर्ट तैयार की है। ये कौन सी रिपोर्ट का क्या नाम है? इस रिपोर्ट का नाम है 2030 तक भारत में पवन और सौर का एकीकरण। अब क्वेश्चन को फिर से देखिए, 2030 तक भारत में पवन और सौर एकीकरण नाम से रिपोर्ट तैयार करने वाली संगठन का नाम बताइए। ये संगठन है ऊर्जा संक्रमण आयोग, यानी कि ऑप्शन डी, ऊर्जा संक्रमण आयोग ने इसको प्रस्तुत किया है। भारत में पवन और सौर ऊर्जा का एकीकरण नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि भारत ने एक लक्ष्य अपने लिए सेट किया है कि 2030 तक 510 गीगावाट अक्षय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाएगा, 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से जो है बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यही इस रिपोर्ट में सेट किया गया है एक टारगेट भारत के लिए, जो कि हमारे जो मंत्री हैं RK सिंह ऊर्जा मंत्री, उन्होंने इस टारगेट को भारत के लिए सेट किया है। और हमारे ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री RK सिंह हैं।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में ही इसका डिस्कशन किया गया, सेम वही क्वेश्चन है, बस रिपोर्ट का नाम और किस संस्था ने इस रिपोर्ट को बनाया है यही दो यहाँ पे ऐड हुए। यानी ऊर्जा संक्रमण आयोग ने ही 2030 तक भारत में पवन और सौर का एकीकरण नाम से एक अक्षय ऊर्जा पर रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस राज्य के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को पीपीई किट परीक्षण और प्रमाणन के लिए NABL से मान्यता प्राप्त हुई? देखिए, NABL ने ये मान्यता दी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उड़ीसा को। NABL क्या है? नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्ट एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। इसका जो मुख्यालय है ये गुड़गांव हरियाणा में है। ये क्या करता है? देखिए, कोई चीज़ अब पीपीई किट बनी, इसके लिए पीपीई किट क्या है? जैसे जो अभी कोविड-19 के लिए जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, पुलिसमैन, बैंकर्स, ये सब कोरोना के दौरान भी लगातार कार्य कर रहे हैं, तो इनको अपनी बचत के लिए एक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट प्रदान किया जाता है, जिससे कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इनके ऊपर सबसे कम हो। ये पहनने के लिए होता है, पीपीई किट परिधान है। तो अब क्या है, इसके लिए कुछ मानक गवर्नमेंट ने बनाए हैं और कई सारी कंपनियां इसे बना रही हैं। तो सारी कंपनियां उस गवर्नमेंट जो सरकार द्वारा बनाया गया मानक है उस पर खरी उतर रही हैं कि नहीं, इसी के लिए टेस्टिंग होती है। तो ये टेस्टिंग का अधिकार NABL को है। अब NABL ने अपनी तरफ से ये अधिकार दे दिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को, जो कि उड़ीसा में है। यानी कि अब पेट्रोकेमिकल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी पीपीई किट के प्रमाणन और परीक्षण को जो है मान्यता प्रदान करेगा। अब कोई नई कंपनी अपने पीपीई किट को अगर मार्केट में उतारना है तो वो बना के पहले वहाँ पे टेस्टिंग के लिए देगी। जब वहाँ से वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा उसको मान्यता मिल जाएगी, तभी वो किट मार्केट में अवेलेबल हो सकेगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता से शुरू होकर बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह से होते हुए अगरतला तक पहुंच भारत के पहले शिप कंटेनर का क्या नाम है? देखिए, शिप कंटेनर क्या होता है, आप लोगों ने अगर ऐसे नहीं तो मूवी में देखा होगा, लंबी सी शिप होती है जिसपे छोटे 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 सारे कई सारे बॉक्स रखे होते हैं। ये शिप कंटेनर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। इन कंटेनरों में कोई भी सामान हो सकता है, कोई भी व्यापार का सामान हो सकता है, मछलियाँ हो सकती हैं या कोई और भी सामान हो सकता है। तो अभी पहला भारत का जो है शिप कंटेनर है जो कि किस रास्ते से गया? ये कोलकाता से चला, बांग्लादेश के चट्टग्राम गया और फिर अगरतला पहुंचा। अगरतला भी भारत का हिस्सा है, कोलकाता भी भारत का हिस्सा है, लेकिन अगरतला जाने के लिए इसने क्या किया कि ये कोलकाता होते हुए ये बांग्लादेश के चट्टग्राम होते हुए अगरतला गया। तो इससे क्या है, कनेक्टिविटी जो है अगरतला की भी और कनेक्टिविटी कोलकाता की भी, दोनों की कनेक्टिविटी किससे बनी? बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह से। इससे क्या होगा, जब भी कोई सामान गुड्स को हमें भेजना होगा बांग्लादेश को, तो हम कोलकाता के रास्ते भेज सकते हैं या फिर अगरतला के रास्ते जो है बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह पे भेज सकते हैं। तो कौन से शिप ने पहली बार जो है ये पाथ फॉलो किया कोलकाता से बांग्लादेश का चट्टग्राम और फिर अगरतला, उस शिप का नाम पूछा गया है जो कि कंटेनर शिप है, यानी कि ये मालवाहक जहाज है। इस शिप का नाम है MV शेजोती। ऑप्शन ए, MV शेजोती नाम की इस शिप ने कोलकाता से शुरू करके अपनी यात्रा, फिर ये बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह पहुंची और फिर लास्ट में अगरतला इसने अपने सामान को उतारा। हमारे जहाज रानी मंत्री जो हैं वो हैं मनसुख मांडविया ने इस शिप को हरी झंडी दिखाई थी। इस शिप का नाम है MV शेजोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए पुनर्गठन किसने शुरू किया? यह पुनर्गठन शुरू किया जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर PM ऑफिस हैं, साथ ही साथ ये डेवलपमेंट मिनिस्टर फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन भी हैं। तो इनके पास दो मंत्रालय, एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर PM ऑफिस हैं और दूसरा इनके पास मंत्रालय है डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। क्या हुआ, क्या है ये प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में? देखिए, लोक प्रशासन में जो IS
और पीसीएस या फिर सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं जो पूरे साल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करते हैं। जो मिशन होता है गवर्नमेंट का उसको लागू कराने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उसके लिए इनको प्रत्येक वर्ष लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। अब क्या है, इस वर्ष पहली बार इस पुरस्कार में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को भी शामिल किया गया। साथ ही साथ जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके प्रयास को भी प्रधानमंत्री पुरस्कार में प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार में जिला स्तरीय अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। यही पुनर्गठन इस पुरस्कार में किया गया। इससे क्या मतलब होगा, इससे मतलब ये होगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी जिला स्तर पे भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उनको कामों को भी पहचान दी जाए, उनके प्रशासन को भी एक पहचान दी जाए प्रधानमंत्री लोक प्रशासन प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 में। इसीलिए ये पुनर्गठन इस पुरस्कार में किया गया कि जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया। साथ ही साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए जो भी अधिकारी कार्य अच्छा कर रहे हैं उनको भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और इस जो पुनर्गठन का कार्य किया ये जितेंद्र सिंह ने किया। चूँकि जितेंद्र सिंह ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पीएमओ हैं, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के जो मंत्री हैं वो जितेंद्र सिंह ही हैं, तो उन्होंने ही इस कार्य को किया है। उन्होंने ही लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार का जो चयन होता है उसमें कुछ पुनर्गठन किया है और उसी में शामिल किया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए जो बेहतरीन कार्य करने वाले हैं उनके नाम को भी, और साथ ही साथ जिला स्तर पे भी जो बेहतरीन कार्य करते हैं उनको भी पहचान दिलाने के लिए पुनर्गठन इस पुरस्कार के नियमावली में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश कौन सा बना? विश्व व्यापार मंडल में जो पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश बना ये है तुर्कमेनिस्तान। क्या है ये पर्यवेक्षक का दर्जा? जब भी कोई पर्यवेक्षक बनता है तो वह पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है, यानी अब तुर्कमेनिस्तान अपने किसी प्रतिनिधि के जरिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए कानूनन मुक्त है। यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व में जो व्यापार होता है उसकी देखरेख के लिए। अब ये व्यापारिक संगठन है तो इस पूरे एक वैश्विक लेवल का व्यापारिक संगठन है तो ये कोई पक्षपात ना करे। इन्हीं सब के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपने लिए ही पर्यवेक्षक बनाता है। जो इसमें देखे अभी WTO में कुल 164 देश हैं, इन्हीं 164 देशों में से 25 ऐसे देश हैं जो पर्यवेक्षक का कार्य करेंगे। यानी WTO के ऊपर भी ये 25 देश निगरानी रखेंगे कि ये अपने काम को ठीक से कर रहा है कि नहीं, किसी देश का पक्षपात तो नहीं ले रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं सब के लिए जो है पर्यवेक्षक का जो है चयन किया जाता है। और अभी तुर्कमेनिस्तान को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 25वां पर्यवेक्षक बनाया है। और तुर्कमेनिस्तान जो है ये सेंट्रल एशिया का देश है। अशगाबात इसकी राजधानी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना? ये 87th कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये गुड़गांव हरियाणा में है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल उपेंद्र त्रिपाठी हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उपेंद्र त्रिपाठी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल हैं और इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय सेवा क्षेत्र की नौकरियों के लिए ग्रामीण भारत में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ किस भुगतान बैंक ने भागीदारी की है? देखिए जो भुगतान बैंक है जिसने इसके लिए भागीदारी की है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें कौशल प्रदान करने के लिए नेशनल कौशल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है। इसमें इन युवाओं को रोजगार के अवसर खोजने और वित्तीय सेवा क्षेत्र में उद्यमी बनने के लिए स्किलफुल बनाया जाएगा। कौशल विकास मंत्रालय ने अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM के साथ भी भारत के युवाओं को स्किलफुल बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था।
तो अभी ये ग्रामीण के लिए ये कौन काम करेगा, एयरटेल पेमेंट बैंक करेगा। और अगर यूथ के लिए पूछा जाए सिर्फ, जिसमें ग्रामीण शब्द का इस्तेमाल ना हो, तो वो कार्य करेगा, भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने का कार्य कौन करेगा, वो करेगा IBM। और अगर ग्रामीण शब्द का प्रयोग है कि ग्रामीण भारत में युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य कौन करेगा, तो और साथ ही साथ मतलब ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र में, तो ये करेगा एयरटेल पेमेंट बैंक। और अगर ये पूछ लिया जाए सिर्फ कि यूथ को स्किलफुल बनाने का कार्य कौन करेगा, तो ये करेगा जो है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट नाम से 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा जो अकाउंट खोले जाते हैं इसमें ये 100% पेपरलेस होते हैं। ये इस जो KYC होता है, जो OTP होता है, ये सब भी 100% पेपरलेस होने लगा है। KYC के लिए एक पैन कार्ड और आधार गवर्नमेंट का जो होता है उसकी फ़ोटोकॉपी तक नहीं ली जाती है, उसके आधार नंबर और पैन नंबर को फिल करके उसकी जांच कर ली जाती है। आपके फ़ोन नंबर को चेक करने के लिए एक OTP भी सेंड की जाएगी और OTP सबमिट की जाती है। इस तरीके से ये 100% पेपरलेस होता है। आपकी जो फ़ोटो होती है उसको इंस्टेंट तुरंत ही वहाँ पे क्लिक करके फॉर्म में सबमिट किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अब नया इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट खुला है, ये 100% पेपरलेस है, डिजिटल है, सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है ये बड़ौदा में है। इसके चेयरमैन जो है हंसमुख आधिया हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में ये कार्यकारी चेयरमैन है हंसमुख आधिया। तो ऑप्शन कौन सा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर स्थित DBS बैंक के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP क्या होगी? वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP -6% होगी सिंगापुर स्थित DBS बैंक के अनुसार। मैंने देखिए अभी कुछ दिन पहले क्या किया था कि जितने भी एजेंसी हैं, जितनी भी रेटिंग एजेंसी हैं, उन्होंने जितने भी बैंक जो कि GDP का अनुमान लगाते हैं भारत के लिए, उन्होंने जो GDP का अनुमान लगाया था उसका मैंने आपको एक पूरा का पूरा चार्ट दे दिया था। वर्ल्ड बैंक, नोमुरा, इन सब का चार्ट दिया था। अभी फिर से मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा क्योंकि ये लगातार चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं नहीं भी प्रोवाइड कराता हूँ तो आपको देखिए एक बार मैंने चार्ट दिया है, अब आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले उस चार्ट में जितने भी एजेंसी हैं, जितने भी विश्व स्तरीय बैंक हैं, उनके आप जो GDP का अनुमान है भारत के लिए उसको आप लेटेस्ट देख के जाओगे। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, -6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच सूचना के प्रवाह को बढ़ाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किस रूप को संशोधित किया है? देखिए फॉर्म 26AS को संशोधित किया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। ये कि कौन सा फॉर्म होता है? ये वार्षिक सूचना विवरण का फॉर्म होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड का फॉर्म होता है, फॉर्म 26AS। इसी में कुछ संशोधन किया गया है ताकि जो करदाता हैं और जो कर अधिकारी हैं उनके बीच सूचना का प्रवाह पूरी तरीके से बना रहे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने रिलायंस जियो को क्लीन टेलकॉस कंपनी की सूची में जोड़ा है? ये क्लीन टेलकॉस कंपनी की सूची में रिलायंस को जोड़ा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। क्या है ये क्लीन टेलकॉस? क्लीन टेलकॉस कंपनियों की सूची वह सूची है जो कि जो कि अमेरिका द्वारा बनाई जा रही है। यह सूची ऐसी सूची है, इस सूची में उन कंपनियों को रखा जा रहा है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निगरानी में व्यापार करना अस्वीकार कर देती हैं। तो रिलायंस ने जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निगरानी में व्यापार करना अस्वीकार कर दिया है, इसीलिए अमेरिका ने रिलायंस को क्लीन टेलकॉस कंपनी में नियुक्ति दी है। उसकी सूची में इस मेरे रिलायंस का नाम जोड़ा गया है। क्लीन टेलकॉस कंपनी में रिलायंस का नाम अमेरिका द्वारा जोड़ा गया है क्योंकि रिलायंस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निगरानी में व्यापार करना पूरी तरीके से अस्वीकार करती है। अभी भारत के भी रिश्ते चाइना से ख़राब चल रहे हैं क्योंकि गलवान घाटी में चाइना जो है मतलब गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही साथ अमेरिका के भी अभी रिश्ते चाइना के साथ ख़राब ही चल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी है।
और जो रिलायंस कंपनी के चेयरपर्सन हैं मुकेश अंबानी, ये पूरे विश्व में 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं लेटेस्ट फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीएसयू ने ओडिशा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है राष्ट्रीय पनबिजली शक्ति निगम ने, NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। क्या है ये? देखिए, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट यानी कि ये फ्लोट करता रहेगा जो सोलर बनेगी, जो सोलर से हम बिजली बनाएंगे वो तैरता हुआ रहेगा, यानी कि वो पानी के ऊपर तैरता हुआ पूरा का पूरा सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा। इसी को बनाएगा कौन? इसको बनाएगा ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन उड़ीसा लिमिटेड और राष्ट्रीय पनबिजली शक्ति निगम, दोनों मिलकर। ये लक्ष्य है कि 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से किया जाएगा और ये परियोजना 2022 मार्च से शुरुआत होने की संभावना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस स्थित UIC यूनियन इंटरनेशनल डेस केमिन्स या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, देखिए ये जो रेलवे है उसका पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको UIC बोलते हैं। इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसके उपाध्यक्ष के रूप में जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में भारत के अरुण कुमार को नामित किया गया है। ये वाइस चेयरमैन होंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के। 2 जुलाई 2022 तक इनकी नियुक्ति की गई है। अभी अरुण कुमार प्रेजेंट में रेलवे पुलिस फोर्स रेलवे सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल हैं और जो UIC यानी कि यूनियन इंटरनेशनल डेस केमिन्स या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। जबकि जो भारत का रेलवे पुलिस फोर्स है जिसके डायरेक्टर जनरल को वाइस चेयरमैन बनाया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। भारत अगर रेलवे नेटवर्क की बात करें तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क पूरे विश्व में अमेरिका का है, दूसरे नंबर में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क चाइना का है और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का है। तो ऑप्शन अरुण कुमार ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में रियल टाइम रैंकिंग के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का कौन सा रैंक है? मुकेश अंबानी का रैंक 5वां है फोर्ब्स की सूची के अनुसार। देखिए अलग अलग सूचियां निकलती हैं, फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर का जो इंडेक्स था उसमें मुकेश अंबानी की रैंक 8th थी और फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी की रैंक 5th है। पूरे विश्व में 5वें सबसे अमीर आदमी हैं फोर्ब्स के अनुसार, जबकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार पूरे विश्व में मुकेश अंबानी अमीरों की सूची में 8वें रैंक पे हैं। हालांकि जो दोनों सूची उसमें टॉप 3 सेम है, चाहे वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हो या फिर फोर्ब्स की सूची है। जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर, ये पहली रैंक पे हैं दोनों सूची में, ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स की। बिल गेट्स दूसरे स्थान पे हैं दोनों सूची में और बर्नार्ड अर्नाल्ड ये LVMH के CEO हैं, ये तीसरे स्थान पे हैं। दोनों सूची में फोर्ब्स या फिर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स दोनों में टॉप 3 सेम है, जबकि जो मुकेश अंबानी का स्थान है ये 5वां है फोर्ब्स सूची में और ब्लूमबर्ग की सूची में ये 8वां स्थान है। तो यहाँ फोर्ब्स पूछा है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अगर ब्लूमबर्ग पूछा होता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित इंडिया आइडियाज़ समिट 2020 का जो है थीम क्या था? इस बार का थीम था 2020 का इंडिया आइडियाज़ का जो थीम था ये था बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। इंडिया आइडियाज़ समिति 2020 में प्रधानमंत्री ने मुख्य भाषण दिया। इन्होंने अपने भाषण में इंडिया अमेरिका सहयोग और भविष्य संबंधों पर चर्चा की। साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग में भारत को टॉप 50 में आने की बात कही इस वर्ष। इनका कहना है कि जैसे
एक वर्ल्ड बैंक एक सूची निकालता है कि किस देश में व्यापार करना कितना आसान है। उस सूची में भारत पिछले वर्ष 63वें स्थान पे था। नरेंद्र मोदी ने ये, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि भारत 2020 की सूची में, 2019 की सूची में भारत 63वें स्थान पे था और 2020 की सूची में भारत टॉप 50 में आ जाए। यही लक्ष्य रखा है नरेंद्र मोदी जी ने इस इंडिया आइडिया समिति 2020 में, जिसका इस बार थीम था बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के संयुक्त प्रयास से कोविड-19 के कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी है, उससे उभरने में भारत और अमेरिका का संयुक्त प्रयास काफ़ी, पूरे विश्व की मंदी को उबारने के लिए भारत और अमेरिका का साथ आना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो हेड हैं ये निशा विश्वाल हैं और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में है। जनवरी में गुजरात में हुए ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। तो अभी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने किस स्थान पे पहुंचने का लक्ष्य रखा है। देखिए, अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया कि प्रधानमंत्री ने, ये वाला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया आइडिया समिट में, इसमें मैंने बताया आपको कि एक लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने कि 2020 वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत जो है 50वें स्थान, टॉप 50 में आने का लक्ष्य रखा है, जबकि 2019 में भारत का जो रैंक था वो 63वां था। वही सेम क्वेश्चन वो है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री के आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। देखिए, ग्रुप 20 मैंने आपको बताया है कि ग्रुप 20 जो है इसका हमेशा से, मतलब 2021 के लिए कौन सा देश जो है अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष देश है सऊदी अरब, ग्रुप 20 का। और जो भारत के प्रतिनिधि रहे इसमें ये रहे रविशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष इसके अध्यक्ष बदलते हैं, तो अगर इसमें पूछ ले कि मेज़बानी किसने की, तो मेज़बानी कौन करेगा, जो अध्यक्ष देश होगा। अध्यक्ष देश कौन है 2020 के लिए G20 ग्रुप का, ग्रुप 20 देशों के ग्रुप का जो सदस्य देश हैं उनका अध्यक्ष देश इस वर्ष के लिए सऊदी अरब है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की पहली लीग कौन सी है जो विश्व लीग फोरम में शामिल हुई। विश्व लीग फोरम में शामिल होने वाली दक्षिण एशिया की पहली लीग है इंडियन सुपर लीग। ये फुटबॉल लीग है। ये दक्षिण एशिया की तो पहली लीग है, लेकिन एशिया की ये 7वीं लीग है जो विश्व लीग फोरम में शामिल हुई है। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसकी स्थापना नीता अंबानी ने की थी और 2014 से ही इंडियन सुपर लीग लगातार अपने मानकों को बढ़ा रहा था। उसी के फलस्वरूप अब इसके मानक जो हैं वो विश्व लीग फोरम से जो है मैच करने लगे। इसीलिए विश्व लीग फोरम में शामिल होने वाली दक्षिण एशिया की पहली लीग बन गई है इंडियन सुपर लीग। ये फुटबॉल लीग है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी है। द पैंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक को लिखा है मार्क होनिक्स बैम ने। ऑप्शन सी मार्क होनिक्स बैम। इन्होंने इस पुस्तक में 1918 में आए स्पेनिश फ्लू से लेकर 2020 में आए कोविड-19 तक के बीच में जो भी महामारियां थीं, टॉप 10 महामारियों को इसमें शामिल किया है। इसमें न्यूमेनिक प्लेग, तोता बुखार, सार्स, जीका, इबोला जैसी सारी महामारियां, पैंडेमिक जो कि पूरे विश्व में फैली थी, उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। द पैंडेमिक सेंचुरी नाम से ये पुस्तक है और इसको लिखा है मार्क होनिक्स बैम ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को एक निजी कंपनी भारतीय प्रसारण कंपनी का बॉम्बे स्टेशन द्वारा भारत में
प्रसारित पहला रेडियो प्रसारण था। उसीलिए प्रत्येक 23 जुलाई को प्रसारण दिवस के रूप में भारत द्वारा मनाया जाता है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो की, AIR कुल 23 भाषाओं में जो है कार्यक्रम को प्रसारित करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि AIR द्वारा कितने भाषाओं में कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है, तो कुल 23 भाषाओं में AIR द्वारा कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। और AIR की जो टैगलाइन है ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। AIR के डायरेक्टर जनरल ईरा जोशी हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। AIR 23 भाषाओं में अपने कार्यक्रम को प्रसारित करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 23 जुलाई। ये क्वेश्चन छूट गया था तो यहाँ पे कवर कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2021 को फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, उसने एक प्रस्ताव दिया था यूनाइटेड नेशन को कि 2021 फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाए। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि विश्व भर में फल और सब्जियों के बढ़ते नुकसान और बर्बादी और फिर इस बर्बादी का वैश्विक अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसी वजह से 2021 को फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है यूनाइटेड नेशन ने। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ये प्रस्ताव दिया था, उसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। हालांकि जो 2021 है ये कुल 4 चीज़ों का वर्ष घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, पहला तो फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित ही किया गया है, जो है ये 2021 घोषित किया गया है। शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 घोषित किया गया है। सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 घोषित किया गया है। बाल श्रम और उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये सारा जो घोषित किया गया है ये चारों यूनाइटेड नेशन द्वारा ही घोषित किया गया है। तो 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन ने 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के साथ साथ ही शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और बाल श्रम और उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।